हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चैप्टर नंबर आपका 4 है जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। और इसके अलावा मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ, लास्ट ईयर भी आपको प्रिपरेशन कराई और इस साल भी आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। चैप्टर आपका 4 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो सबसे पहले एमसीक्यू, फिर निश्चित, फिर अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला आपका बहुविकल्पीय इसमें कहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो लैंगिक देखो क्या होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, क्या असमान भूमिकाएं, असमान मतलब भेदभाव। ठीक है, असमान मतलब कि बराबर नहीं होती है दोनों के बीच में। तो सेकंड आपका है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो किसमें है, पंचायती राज की संस्थाएं में। ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था किसमें है, पंचायती राज की संस्थाएं में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो जो एमसीक्यू तो आपने जरूर अच्छे से याद कर लेना है, एमसीक्यू तो कोई भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है उसको हम देख लेते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। देखो, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, बिल्कुल मनाही करता है। उसके बाद तीसरा देख रहे हैं, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ठीक है, फिर किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी ठीक है, यानी यही वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपके निश्चित उत्तर प्रश्न पर बोला है, नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो नारीवादी, जिसमें नारियों के हित की बात की गई हो, सिंपल सा है। तो मनुष्य जाति की आबादी में औरतों के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। सिंपल सा है, इसको तो आप बना करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जातिगत भेदभाव भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो एक हैं आपके ज्योतिबा फूले और दूसरे हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, आप पेरियार भी याद रखेंगे या रामास्वामी पेरियार भी याद रखेंगे तो भी आपका आंसर सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईसाई धर्म के दो प्रमुख पंथों के नाम लिखिए। तो ये आपके जो लास्ट यानी चैप्टर नंबर आपका 3rd था उसमें भी ये क्वेश्चन आपके मतलब पूछा गया था, चैप्टर में था ये क्वेश्चन। तो एक तो हो गया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक लगभग आपका 56% या 55% है और दूसरा आपका 44% है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। रंग भेद नीति से आप क्या समझते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948 ईस्वी से 1994 ईस्वी के मध्य बहुसंख्यक अश्वेतों को सत्ता से दूर रखने के लिए अपनाई गई नीति रंग भेद नीति कहलाती है। यानी सत्ता से मेन जो इनका लक्ष्य था, सत्ता से दूर रखना किनको, अश्वेत लोगों को, यानी काले लोगों को सत्ता से दूर रखना ही रंग भेद नीति कहलाता था। नेक्स्ट आपका, सर्वधर्म समभाव शब्द से क्या अभिप्राय है। अब सर्वधर्म मतलब सभी धर्मों को, समभाव यानी समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें आप बना करके लिख देंगे, राग द्वेष एवं सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर समस्त मानवता के प्रति मैत्री भाव रखना एवं विश्व कल्याण के निमित्त स्वधर्म पालन करना और अन्य सभी धर्मों का आदर सम्मान करना ही सर्वधर्म सम्मान संभाव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है। तो पारिवारिक कानून वह है, कानून का वह भाग है जो निम्न पारिवारिक एवं घरेलू संबंधों में लागू होता है। विवाह, तलाक एवं पारिवारिक खर्चे का निर्धारण करना। दूसरा है उत्तराधिकारी एवं दत्तक निर्धारण आदि। ठीक है, इसमें क्या होता है, पारिवारिक कानून के अंतर्गत ये दोनों नियम आते हैं। नेक्स्ट है, श्रम लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। श्रम मतलब हो गया आपका काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि लिंग के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों को बांट देना। किसके, लिंग के आधार पर, यानी महिला पुरुष के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों को बांट देने क्या कहलाता है, लैंगिक विभाजन कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिकी मूल के अर्थात निग्रो, निग्रो यानी काले लोगों की प्रजाति जो होती थी, निग्रो प्रजाति के अमेरिकियों को अफ्रो अमेरिकी कहा जाता था। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक अफ्रो अमेरिकन थे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक अफ्रो अमेरिकी थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कौन, अ, भारत, सॉरी भारत बोल रहा हूँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। नारीवादी किसे कहा जाता है।
तो सामाजिक राजनीतिक धरातल पर महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों एवं संगठनों को नारीवादी कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला जो है वो है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो सिंपल सा है, जाति के आधार पर क्या किया जाता है? सामाजिक विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो जिस राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता, वह धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी किसी भी धर्म को, अब जैसे मान लो पंजाब है, ठीक है, तो पंजाब में आपको पता है कौन लोग रहते हैं? पंजाबी रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो क्या धर्म को राजकीय रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। समझ गए होंगे इसका। फिर है बाल लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? तो किसी देश या राज्य में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को बाल लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि अ, किसी देश के सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव, ठीक है, भेदभाव, और वयस्क मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो या उससे ऊपर की हो, तो जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर वोट देने का अधिकारी क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगला अब आ चुके हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में रहने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप वो है, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? लैंगिक असमानता मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है ना, भेदभाव है, उनको दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं? तो उसको देख लेते हैं। तो जिस समाज में महिलाओं तथा पुरुषों में असमानता देखने को मिलती है, उस असमानता को लैंगिक असमानता कहते हैं। और फिर क्या कारण है? तो इसमें देखो, अ, अब नीति को अपनाया गया है, ऐसी नीति को अपनाया गया है उसने समाज में जातिवाद के आधार को मजबूत किया है। इसलिए जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति कर आर्थिक आधार पर आरक्षण आरक्षण की नीति को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा है आपका जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन। देखो, जातिवाद एक प्रमुख सामाजिक बुराई है और इसे सामाजिक सहयोग से ही दूर किया जा सकता है। विशेष रूप से जाति सूचक शब्दों का व्यक्ति एवं संस्थानों के साथ प्रयोग न करने के लिए आंदोलन चलाकर जनमत तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जनक्रांति की लहर को बलवती किया जाना चाहिए जो जातिवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इसके अलावा आप ये 1-2 पॉइंट और देख रहे हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो है प्रश्न नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं? यानी किस तरह से हमारा देश अच्छे से बढ़ोतरी कर सकता है, तो उसमें जो ये जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले हैं वो किस प्रकार रुकावट का काम कर रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक हो गया? तो इसमें देखो, भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक राज्य है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता एक अद्भुत मिसाल है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही सर्वोच्च केंद्रीय व्यवस्था से लेकर स्थानीय इकाइयों तक में चुनाव पद्धति पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है। इन सबके बावजूद भारतीय लोकतंत्र अभी भी विकास के मार्ग से होकर गुजर रहा है। देखो, एक तो होते हैं देश आपके जो विकसित हो गए, ठीक है, यानी पूरी तरह से उन्होंने विकास कर लिया है, और एक ऐसे देश हैं जो अभी भी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं इसका। और फिर आगे बोला है, इसके मार्ग में कतिपय अवरोध सिर उठाए हुए हैं, मतलब बहुत से ऐसे अवरोध हैं जो सिर उठाए हुए हैं। इन्हीं में से प्रमुख है जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले। तो जातिगत अवरोध क्या है बच्चों? जातिवाद के कारण ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां कोई जाति विशेष अल्पमत में है, वहां उस जाति का योग्य उम्मीदवार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से मात्र इसलिए चूक जाता है क्योंकि या तो उसे कोई दल टिकट ही प्रदान नहीं करता, अथवा यदि वह उम्मीदवार बनता भी है तो बहुसंख्यक जाति के जाति अंधत्व के कारण हार जाता है। इस भांति भारतीय लोकतंत्र की सीमाएं जातिगत लोकतंत्र में सिमट कर रह गई हैं और व्यक्तिगत योग्यता को लोकतंत्र की स्वतंत्रता एवं समानता के पंख नहीं लग पाए। कहने का मतलब यह है कि आप मान लो अ, एक सिख समुदाय में रहते हैं, ठीक है, आप आपका जो गांव है वहाँ पे लगभग आपके 80% के हैं सिख लोग हैं, और वहीं आपके लगभग 20% लोग कौन हैं? ईसाई लोग हैं। ठीक है, यानी 80% और 20%। अब मान लो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है, ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म से खड़ा होता है, जो मतलब बहुत पढ़ा लिखा है और जो वास्तव में आपके क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है या काम करेगा, ठीक है, तो फिर भी वह हार जाता है क्योंकि जो उनकी वोटों की संख्या है, ठीक है, ईसाई धर्म के जो वोटों की संख्या है वो कम है किसके अपेक्षा? सिख धर्म की अपेक्षा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो जाति
है भेदभाव, ठीक है, जाति भेदभाव की वजह से एक योग्य उम्मीदवार भी नहीं जीत पाता है, यानी वो जाति में ही फंस करके रह जाता है, ये कहने का मतलब था इसमें। दूसरा आपका धार्मिक अवरोध, इसको पढ़ लेते हैं। जातिवाद की भांति धर्मांधता भी लोकतंत्र के विकास में बाधक बनी हुई है। राजनीतिक दल धर्म के तुच्छ मसलों को लेकर लोगों की भावना, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब खास करके हिंदू और मुस्लिम, ये दो हर इलेक्शन में आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मसलों को लेकर लोगों की भावनाओं में विश्वास को भुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। कुछ दल खुले रूप में तो कुछ दूसरे छिपे रूप में धर्म को सत्ता तक जाने का मार्ग बनाकर लोकतंत्र की पीठ में चूरा भोगने से बाज नहीं आते। वास्तव में धर्म का यह राजनीतिकरण न केवल लोकतंत्र के विकास में बाधक है, वरन सामाजिक समरसता एवं सामंजस्य के लिए भी घातक है। उसके बाद है लैंगिक अवरोध। अब आपने देखा होगा कि कोई स्त्री मतलब पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसको मतलब घर पर ही समेट समेट करके रखा जाता है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम मतलब इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ोगी। ऐसे मतलब बहुत से हमारे देश में लैंगिक असमानता पाई जाती है कि मतलब पुरुष और महिला में इतना भेदभाव किया जाता है कि स्त्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप बना करके लिख सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बताऊंगा वो आपने मोस्टली इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। देखो, श्रम के लैंगिक विभाजन को समझाइए। तो अभी मैंने आपको श्रम के लैंगिक विभाजन पहले ही थोड़ी देर बता दिया है, थोड़ी देर पहले बताया है कि श्रम के लैंगिक यानी काम के आधार पर स्त्री और पुरुष में जो असमानता पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रम के लैंगिक विभाजन बोलते हैं। तो किस तरह से वो असमानता आती है या कैसे उसको दूर किया जा सकता है वो यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, बस आप इसको सिंपली पढ़ लेंगे। अब अगर आप पढ़ते नहीं है तो उसको आप बना करके भी इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, एक ये देख लीजिएगा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सांप्रदायिकता समझ लो राष्ट्रीय कलंक है एक, एवं लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक प्रबल बाधक है, इसलिए इसे समाप्त करना अनिवार्य है। आचार्य विनोबा के कथनानुसार अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक पार्टियां हैं तो रहें, संसार भर के मनुष्य एक हैं, सब परिवार मिलकर एक परिवार है। यह स्थिति हमें प्राप्त करनी है और यह स्थिति प्राप्त होगी प्रेम से। ईश्वर ने सबको यह प्रेम भाव दिया और इसका विकास विविधता के बीच होगा, प्रेम के विस्तार से ही निर्भरता आएगी। अब इसको दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं या कौन कौन से हम उपाय दे सकते हैं। तो ऐसी भावनाओं को विकसित किया जाए जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के व्यक्ति साथ साथ रहने चाहिए। दूसरा है आपका राष्ट्रीय स्तर के त्योहार मनाए जाएं जिनमें सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिले, देश में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रार्थना सभाएं और धार्मिक स्थानों की स्थापना की जाए। चौथा, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए। पांचवा, शिक्षा में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। देखो, शिक्षा होगी तो ये अपने आप ही बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। बाकी आपके लगभग 7-8 पॉइंट और हैं इधर, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न नंबर 6 है, इसको आप बना करके लिखेंगे, इसमें आपने कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो जातिगत असमानता आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर एक गांव में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है कि जाति के आधार पर कैसे असमानताएं फैलाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो सीधा हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। देखो, भारत क्या है, विभिन्न राज्यों का समूह है जिन्हें हम संघ बोलते हैं। तो भारत का कोई अपना क्या नहीं है, धर्म नहीं है। आप देखेंगे अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, इधर उत्तराखंड में जाएंगे तो पहाड़ी आपको सुनने को मिलेगी, ऐसे ही आप उधर तमिलनाडु जाएंगे तो कन्नड़ मलयालम, और इधर पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बंगाली, यानी हर राज्य का अपना एक धर्म है। तो हम देखते हैं कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए क्योंकि यहाँ किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। संविधान के अनुसार भारत राज्य का स्वयं अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप पंजाबी हैं तो आप पंजाबी ही, मतलब आप गुरुद्वारे में जाएंगे। अगर आपकी इच्छा किसी और मान लो मंदिर में जाने की तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं, इसलिए कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलती है। फिर है बहुसंख्यकवादी धर्म, फिर है धार्मिक समानता। तो हर मतलब एक धर्म दूसरे धर्म का हमारे भारत देश में क्या करता है, सम्मान करता है।
तो बाकी ऐसे एक दो पॉइंट और इसमें बना करके आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर आपकी कौन से 4 के जाति धर्म और लैंगिक मसले, मेन है जाति, आपको पता है क्या होती है, धर्म क्या होता है, और लैंगिक मसले यानी पुरुष और स्त्री के बीच में जो असमानता पाई जाती है वही आपका क्या होता है, लैंगिक मसले के बीच में आ जाता है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका इसका आंसर आप बना करके खुद लिखेंगे, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आप बना करके भी लिख के आते हैं उसी से रिलेटेड आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 4 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो सके। आपके लगभग सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराऊंगा आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, लास्ट ईयर भी कराई, इस साल भी आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा और बहुत अच्छा रिजल्ट लास्ट ईयर भी रहा और इस बार आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में, सिंपली आपने कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट डाल देना है, जिस भी टॉपिक को लेकर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बच्चों आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।